डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। इस वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं अब फ्लॉयड वॉर्शल एल्गोरिदम की। एनालिसिस में दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम एंड व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिदम। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं कि यार ये पूरा का पूरा, अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमने ये सारी मैट्रिसेस कैसे बनाई थी, पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन की थी कि कैसे वर्क करता है ये एल्गोरिदम। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, इवन सजेस्टिव वीडियो में भी आपको ऊपर उसका लिंक दिख रहा होगा। तो एक बार आप वो वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपको वर्किंग जो है वो विद एग्जांपल जो है पूरी की पूरी क्लैरिटी वहां पे आपको मिलेगी। इन केस आपको ऑलरेडी पता है तो फिर आप डायरेक्ट इसको भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे एनालाइज करते हैं एंड व्हाट इज द मेजर क्रक्स ऑफ दिस एल्गोरिदम। इस एल्गोरिदम का जो मेन कोड है, जो मेन पॉइंट है, वो यहां पे मैंने लिखा हुआ है। पहले इसको देख लो, कर क्या रहे हैं हम, ए ऑफ आई जे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और उसके लिए हमने किया क्या, यहां पे हम इंटरमीडिएट वर्टेक्स पे जा रहे हैं। लेट्स से कोई वर्टेक्स है के, और फिर हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं। ए ऑफ आई जे एक k-1 मैट्रिक्स में से हम निकालते हैं, और एक हमारे पास आता है i टू k एंड k टू j, वो भी हम k-1 मैट्रिक्स से निकालते हैं। इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो हम यहां पे उस वैल्यू को मेंशन कर देते हैं। आई होप कि समझ नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि जब तक एग्जांपल नहीं समझ में आएगा तब तक आपको इसका आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूं। लेट्स से मुझे 4 3 निकालना है इन मैट्रिक्स 2। इन मैट्रिक्स 2 मुझे 4 3 निकालना है। मैट्रिक्स 2 मतलब D ऑफ 2 में मुझे 4 3 लोकेशन की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। ये रहा मेरा D2। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं D2 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब D2 जो है उसमें 4 3 मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, इसमें हमारे पास वैल्यू कैसे आएगी, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे। 4 3 आई और जे की वैल्यू दिख रही होगी आपको, 4 और 3 होगी, के की वैल्यू यहां पे 2 होगी। क्यों? क्योंकि मैं 2 मतलब D2 जो है, मैं इंटरमीडिएट कौन सी वैल्यू पे जा रहा हूं, 2 वाली वैल्यू पे जा रहा हूं। अगर मुझे 3 कैलकुलेट करना होगा तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 कैलकुलेट करना होगा तो k की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते क्या है, मिनिमम ऑफ, या तो मैं D2 से एक कम वाली, मतलब जब हम D2 बनाते हैं तब हम कौन सी मैट्रिक्स को देखते हैं, D2 बनाते टाइम हम D1 को देखते हैं। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, k-1। तो मतलब k-1 में a ऑफ 4,3 की वैल्यू क्या है, 4,3 की वैल्यू k-1, मतलब ये k वाली वैल्यू है, तो k-1 मतलब D1 के अंदर 4 3 की वैल्यू क्या है, 9 है। तो यानी एक वैल्यू तो क्या है, 9। ये हमने प्रीवियस वाले में चेक कर, ऐसी ही थी वर्किंग। अगेन मैं बता दूं कि अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लास्ट वीडियो जरूर चेक कर लेना गाइस, क्योंकि उसमें मैंने पूरी की पूरी वर्किंग जो है वो बनाई हुई है। इसीलिए उसके कॉन्टिन्यूस में ही है, ये कॉन्टिन्यूटी में ही है वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी बन चुकी है, क्योंकि उसमें सारे के सारे पॉइंट जो है वो काफी डिटेल में बताए थे। तो इसीलिए मैंने जानबूझ के, और बड़ी ना बन जाए, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको समझाने के लिए लेके आऊं। तो देखो, ये आ गई 9 वैल्यू। दूसरा मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं, a ऑफ i कॉमा k, a ऑफ i कॉमा k, मतलब मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा a ऑफ i की वैल्यू कितनी है, 4। ये हमने ऑलरेडी देख ली, i और j की वैल्यू, ये रही i j और ये k की वैल्यू है। तो j i की वैल्यू क्या थी आपकी, 4 से मैं जाऊंगा k तक, मतलब 4 से मैं जाऊंगा 2 तक, प्लस 2 से मैं जाऊंगा j तक। j की वैल्यू कितनी है, 3। मतलब आपको ये कैलकुलेट करनी है। ऐसे ही करते थे हम, या तो आप डायरेक्ट चले जाओ 4 से 3 पे डायरेक्ट, अगर आप जा रहे हो तो 9 वैल्यू थी प्रीवियस वाले में, वो हमने लिख ली। या फिर आप क्या करो, 4 से पहले 2 चले जाओ और फिर 2 से 3 चले जाओ। तो अगर हम 4 से 2 चले जाते हैं, अगेन वो भी हम कहां से चेक करेंगे, पिछले वाले में। 4 से हम 2 चले जाते हैं, क्या वैल्यू आएगी, 2। और फिर हम 2 से 3 चले जाते हैं, 2 से अगर मैं 3 जाता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, 1। 2 से अगर मैं 3 जाता हूं क्या वैल्यू आएगी, 1। तो यानी ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो यानी इन दोनों वैल्यूज में से जो मिनिमम है, तो 9 और 3 में से कौन सी मिनिमम है, 3 मिनिमम है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो ये इक्वेशन वर्क करती है। तो देखो, इसीलिए यहाँ पे आंसर 3 आया था। तो ये बस आपको ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो समझानी थी कि ये कैसे वर्क करते हैं। इन दोनों का मिनिमम जो है वो फाइंड आउट करना होता है। अब देखो, ये नेक्स्ट जो है
कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि मेरी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं कितनी, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितनी है, क्योंकि हर एक के लिए हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब देखो आप सिंपल सा अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी एक मैट्रिक्स का साइज कितना है। n बाई n की हमने मैट्रिक्स ली है, जैसे 4x4 की मैट्रिक्स ली, तो n बाई n की मैट्रिक्स का मतलब है n स्क्वायर। एक मैट्रिक्स के अंदर, सिंगल मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, n स्क्वायर। तो मैं हर एक एलिमेंट के लिए क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, ये चीज कैलकुलेट कर रहा हूं, हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यानी एक मैट्रिक्स को बनाने के लिए मैंने कितनी बार कैलकुलेट किया, n स्क्वायर टाइम मैंने कैलकुलेट किया। आप कह सकते हो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स कितनी है एक मैट्रिक्स के अंदर, n स्क्वायर। अब मेरे पास ऐसी टोटल कितनी सब प्रॉब्लम्स है, तो आपको यहां पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा। सबसे पहले ये डी नोट हमने बनाई थी, डी नोट बनाने के लिए मुझे इस इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ ग्राफ को देख के डी नोट डायरेक्टली बना लेता हूं। लेकिन D1 जब बनाता हूं तब मुझे इसकी जरूरत पड़ती है। तो यानी जब हम D1 बनाते हैं तब मुझे ये वाला सारा काम करना पड़ता है, तो n स्क्वायर टाइम हम ये काम करेंगे। फिर जब ये बनाएंगे तब हम इसको देख के, तो यानी n स्क्वायर यहां पे काम करना पड़ेगा, टोटल वर्क करना पड़ेगा। जब ये बनाई थी तो इसको देख के, यानी n स्क्वायर इसमें करना पड़ेगा। जब ये बनाई थी तो इसको देख के बनाई थी D3 को, n स्क्वायर यहां पे करना पड़ेगा। मतलब एक मैट्रिक्स को बनाने के लिए n स्क्वायर वर्क करना पड़ता है। लेकिन ऐसी कितनी मैट्रिक्स आपको बनानी है, कितनी बनानी है, D4 तक गए थे, तो मेरे ओरिजिनल ग्राफ में कितने वर्टेक्स थे, 4, यानी आपको n टाइम्स ये काम करना पड़ेगा। तो यानी एक मैट्रिक्स को बनाने के लिए n स्क्वायर टाइम, और ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनानी है, n मैट्रिक्स बनानी है। तो यानी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, n क्यूब। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आपसे कहीं पे भी पूछ लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम, कहीं पे भी इंटरव्यू में, अब आपको पता लग गया कि n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आती है। दूसरा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो देखो मेरे को कितना स्पेस चाहिए, n स्क्वायर मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का साइज कितना है, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर ये रही, n स्क्वायर ये रही, n स्क्वायर ये रही, तो उस केस में भी आप कह सकते हो कि सर n मैट्रिक्स चाहिए, हर एक का साइज n स्क्वायर होगा, यानी उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी n क्यूब बनेगी। लेकिन हम इसको रिफाइन कर सकते हैं, इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। कैसे, देखो जब हमने D1 बनाई थी, जब हम D1 मैट्रिक्स को डिफाइन कर देते हैं, इस मैट्रिक्स को मैंने डिफाइन कर दिया, अभी खाली है, इसको बनाने के लिए मैंने इसका यूज किया। जब हमने D2 बनाई थी तब हमने इसका यूज किया, तब इसकी कोई जरूरत थी नहीं। जब हमने ये बनाई D3 तब हमने इसका यूज किया, ना इसकी जरूरत ना इसकी जरूरत। जब हमने ये बनाई थी तो हमने सिर्फ इसका यूज किया, पिछली की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी आप यहां पे थोड़ा सा क्या यूज कर सकते हो कि यार n स्क्वायर एक मैट्रिक्स का साइज है, एक मैट्रिक्स का साइज कितना है, n स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि n एलिमेंट इधर है, n उधर है, तो n स्क्वायर एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का साइज हो गया। लेकिन n सच मैट्रिक्स लेने की बजाय आप सिर्फ ऐसी 2 मैट्रिक्स ले लो। क्यों, एक में आपने स्टार्टिंग में बनाया, फिर जब आपने ये बनाई तो इसको देख के बनाई, तो यानी एक n स्क्वायर ये होगी, एक n स्क्वायर आपको ये डिफाइन करनी पड़ेगी। जब आप ये बनाओगे तब आप क्या करो, तब उस केस में आप इस वाली को यूज कर लो, और इस वाली को एक तरह से आप कह सकते हो इस वाली को खाली करके इसी में ही आप D2 बना सकते हो। तो यानी इन एलिमेंट्स को आप रिमूव करके, क्योंकि इनकी फर्दर जरूरत नहीं है, तो इन एलिमेंट्स को रिमूव करके ये बना लो। जब आपने ये बनानी है तो ये आपको चाहिए, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने ये बनानी है, इसको आप खाली कर लो, इसको खाली करके आप इसमें D3 बना लो, क्योंकि तब आपको ये, तो ऑन एन एवरेज आपको हर बार 2 मैट्रिक्स ही चाहिए। तो इस केस में n स्क्वायर इंटू 2 मतलब n स्क्वायर ही बिगर टर्म है, तो यानी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन गई आपकी, n स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो फ्लॉयड वॉर्शल की आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्किंग कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।